हेलो, आवाज आ रही है? हाँ ऑनलाइन में सर जो आ है। रही हाँ ठीक है। हाँ सर आ रही। बोलो, क्या पढ़ रहे थे? पहला क्लास वाले हो? हाँ, कौन सा क्लास है? कर रहे हो पहले? चलो ठीक है, लिखना। लिखना। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। नहीं आ रहा आवाज? अच्छा, मेरा आवाज नहीं आ रहा तुम्हारे पास? आएगा आएगा, रुक जाओ। माहौल तो बनने दो पहले। चलो समझते हैं इसमें होता क्या। जनरल मोशन के बारे में बताए थे कि एक बॉडी होगा होगा जिसके पास दोनों मोशन हो सकता है, रोटेशन भी और ट्रांसलेशन भी। और उसका एक स्पेशल केस क्या था? रोलिंग उसका एक स्पेशल केस था। तो देखो, ऐसा मोशन जो जनरल हो, दैट मोशन कैन बी कंसिडर्ड एट रोटेशन एट अबाउट अ गिवन पॉइंट। एक ऐसा मोशन जो कैसा होना चाहिए? जनरल मोशन। जनरल मोशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन और रोटेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन कोई ना कोई एक पॉइंट होता है जिसके अबाउट पूरी की पूरी बॉडी क्या कर रही होती है? प्योर रोटेशन में होती है। जनरल मोशन होगा, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट क्या होगा? पूरी की बॉडी क्या, पूरी की पूरी बॉडी क्या कर रही होगी? रोटेट कर रही होगी। आ रही बात समझ में? तो लिख लो, लिखना। ड्यूरिंग जनरल मोशन, ड्यूरिंग जनरल मोशन, ड्यूरिंग जनरल मोशन of a body, during general motion of a body, there exists, there exists, there exists a point, there exists a point, a अलग, point अलग, a point about which, about which, about which the given body, about which the given body will be in pure rotation, given body will be in pure rotation। इधर लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिख भी नहीं रहा क्या? लगाओ लगाओ, चश्मा लगाओ। about given body which, about which the given body will be in pure rotation, full stop। this point is known as, this point is known as, this point is known as instantaneous axis of rotation। this point is known as instantaneous axis of rotation। रोलिंग का एक एग्जांपल लिखते हैं, समझो। रोलिंग में क्या होगा? सेंटर ऑफ मास 20 cm से और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा? एक ऐसा कोई पॉइंट होगा इस बॉडी के लिए जिस पॉइंट के अबाउट जो पूरा का पूरा बॉडी है वो क्या कर रहा होगा? प्योर रोटेशन में होगा। प्योर रोटेशन मतलब किसी भी पॉइंट को देखोगे इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट तो ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा। आ रही बात समझ में? उसका जो एंगुलर स्पीड होगा दैट विल बी ओमेगा। कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट इस बॉडी पर लोगे तो इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कौन से मोशन में होगा? रोटेशन में होगा। मतलब उस पॉइंट के अबाउट ट्रांसलेशन गायब हो जाएगा, क्या बचेगा? बस रोटेशन बचेगा। तो इस केस में अब पता कैसे करते हैं कि जो बॉडी है, जो गिवन बॉडी है, अगर वो जनरल मोशन में है तो उसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा? ऐसे पता करने के लिए कोई भी दो पॉइंट लेते हैं। जब भी पता करना होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो कोई भी दो पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। और उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे
वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पे कट करेंगे दैट पॉइंट विल बी व्हाट, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ रही है क्या आप बोल रहे हो? तो लिखना टू ऑब्टेन ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दो IAOR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। टू ऑब्टेन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, instantaneous velocity of instantaneous velocity of instantaneous velocity of instantaneous velocity of any two particles instantaneous velocity of any two particles on the given body is taken full stop, lines perpendicular to these velocities, lines perpendicular to these velocities lines perpendicular to these velocities intersect at a given point which is instantaneous axis of rotation। ठीक है, चलो अब यहां पे देख सकते हो कि दो पॉइंट कहीं भी लोगे, मान लो मैं एक पॉइंट ये ले रहा हूं और एक पॉइंट इधर कहीं ले रहा हूं, इस पॉइंट का जो नेट वेलोसिटी होगा वो किधर आएगा? बताए थे कि कैसे भी किसी भी पॉइंट पे नेट वेलोसिटी कैलकुलेट होगा रोलिंग में, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? रोटेशन एंड ट्रांसलेशन का कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बता चुके हैं कि इसके लिए ये ट्रांसलेशन वेलोसिटी और इधर रोटेशन, तो इधर कहीं आएगा तुम्हारा नेट वेलोसिटी, ये प्रीवियस क्लास में डिस्कस करे थे। अब एक ये वेलोसिटी ले सकते हो और ये दूसरा पॉइंट ले सकते हो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। कितने पॉइंट लेने हैं? 2 पॉइंट, क्योंकि इंटरसेक्शन करवाने के लिए 2 लाइन कम से कम चाहिए। तो इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर डालोगे, कहां से पास होगा? कुछ इस तरीके से। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करा, ये लाइन किधर से पास हो रहा है? VCM पे परपेंडिकुलर, VCM पे ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। दूसरा हमारे पास ये वेलोसिटी है जिसको मैं V नेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस पे अगर परपेंडिकुलर डालोगे, ये लाइन तुम्हारा परपेंडिकुलर हुआ, जो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मतलब इसके अबाउट देखोगे, एक ऐसा एक्सिस जो कहां से पास करेगा? यहां से पास करेगा। एक ऐसा एक्सिस जो कहां से पास करवा दो? इस पॉइंट से पास करवा दो। इस एक्सिस के अबाउट ये जो पूरा बॉडी होगा दैट विल बी इन कंप्लीट रोटेशन, इन प्योर रोटेशन। समझ में आ रही है बात? लिख लो पहले। ये जो लाइन है इस पे परपेंडिकुलर है और ये लाइन है इस वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर, और दोनों का परपेंडिकुलर कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पे। ठीक है, और इस पॉइंट से जो एक्सिस पास होगा दैट एक्सिस इज नोन एज व्हाट? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। हो गया? अब देखो ये जो बॉडी है ना, पहले रोलिंग कर रहा था, यानी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था। पहले जब हम रोलिंग पढ़ रहे थे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या था? यहां से पास कर रहा था, इसके अबाउट रोटेट कर रहा था और साथ ही साथ ट्रांसलेट कर रहा था। अभी हमने क्या करा? एक नया एक्सिस लिया और इस एक्सिस को क्या बोल रहे हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब इसका डायग्राम तुम ऐसे भी बना सकते हो कि ये तुम्हारा व्हील है, एक्सिस यहां से पास कर रहा है और इस एक्सिस के अबाउट बस एक ही चीज तुमको दिख रहा है, दैट इज व्हाट? रोटेशन। बस क्या दिखेगा तुमको?
रोटेशन दिखेगा इस पॉइंट के अबाउट, ये बस रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेशन नहीं होगा इस इंस्टेंट के लिए। समझ में आ रही है बात? मतलब इस पे कोई भी पॉइंट लोगे, उसका वेलोसिटी तुमको पता करना होगा, तो यहाँ से डिस्टेंस निकालो और उस पॉइंट की वेलोसिटी तुम डायरेक्टली बता सकते हो। समझ में आ रहा है? ये किधर चेंज हो गया? प्योर रोटेशन में। एक्सिस कहां से पास कर रहा है? एक्सिस ड्रॉ कर दे रहा हूँ, दिस इज योर एक्सिस, जिसको निकालने के लिए वो मैंने मेथड बताया। ये एक्सिस है, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी कोई दिक्कत है समझने में? हटा दे इसको। ये क्वेश्चन करते हैं। देखना, द गिवन बॉडी is in pure rotation, sorry, pure rolling, then which of the following, then which of the following is correct, then which of the following is correct? प्योर रोलिंग है, तुमको बताना 3 पॉइंट लिए गया इस बॉडी पे, ए बी और सी। बताना है कि जो नेट वेलोसिटी है ए बी सी का, उसमें कौन सा ये रिलेशन करेक्ट होगा? वीए का वेलोसिटी ज्यादा है वीबी का या बीसी का, या फिर उसके अपोजिट सी या डी, कौन सा होगा? हम्म, देख लो, दिखने से नहीं पता चल रहा है क्या? किसके किस, कौन से बीच में किसका किसका डिस्टेंस पूछ रहे हो? ए और सी का कहाँ से? सेंटर से सेम डिस्टेंस है। ए और सी सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है। कर पाओगे कोई? ऑप्शन डी, बी, ऐसा क्यों? हो गया, हो गया, ठीक ठीक ठीक। बोलो ऑप्शन। तुम कौन सा कंसेप्ट लगा? अच्छा, नेट वाला, चलो वो भी ठीक है। चलो समझते हैं, देखो इसको सॉल्व कर सकते हो दो मेथड से। दो मेथड मतलब जो प्रीवियस क्लास में बताया था वहां से भी वी नेट निकाल सकते हो। वी नेट प्रीवियस क्लास में बताया था ना, कैसे निकालेंगे? ओमेगा आर से और वीसीएम से। दूसरा मेथड क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से।
रोलिंग हो रहा तो इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा, यहाँ पे। और इसके अबाउट जो पूरी बॉडी होगी वो क्या होगी, प्योर रोटेशन में होगी। और वेलोसिटी उसका कितना होगा, एंगुलर स्पीड हो क्या, एंगुलर वेलोसिटी उसका ओमेगा होगा। अब हमें 3 पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए, 3 पॉइंट का नेट वेलोसिटी चाहिए। तो नेट वेलोसिटी कैसे निकलेगा इसके अबाउट, ये डिस्टेंस चाहिए, दिस इज योर आर ए, ये वैल्यू क्या है आर बी, और यहां से ये डिस्टेंस कितना है आर सी। तो अगर हमें वी ए निकालना है, वी ए कितना होगा ओमेगा इंटू आर ए, वी बी कितना होगा आर बी, और वी सी कितना होगा होगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं। इस पॉइंट के अबाउट अगर प्योर रोटेशन में है तो सबका अगर ये डिस्टेंस मुझे मिल जाए, उसमें ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईच पॉइंट का वेलोसिटी पता चल जाएगा। और ईच पॉइंट का वेलोसिटी वी ए का कर लिया, वीबी का कर लिया, वीसी का कर लिया। अब ओमेगा तो सबके लिए कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उस पे डिपेंड करेगा। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी, सी का है, तो वीसी इज ग्रेटर देन वीबी ग्रेटर देन वीए। ये कौन से ऑप्शन में था, बी में था, तो बी करेक्ट होगा। एक और सवाल करेंगे, वो भी इंस्टेंटेनियस एक्सिस से ही होगा। हटा दे इसको, लिखना फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी if velocity of point A is, if velocity of point A is 10 meter per second as shown in figure, हाँ दीवार है, ग्राउंड है, उस पर एक लैडर रखा हुआ है, ठीक है। ये जो लैडर है अभी कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। ए की वेलोसिटी तुमको दी हुई है, बी की वेलोसिटी बतानी है। तुम लोग तो परेशान हो गए होगे कि बैठने का भी जगह नहीं मिला, अभी टॉपिक भी शुरू नहीं होगा, होगा 5 मिनट और वेट कर लो। लैडर है, लैडर का जो हाँ टॉप पॉइंट का वेलोसिटी है वो दिया हुआ है, बॉटम पॉइंट का दिया हुआ है, सेम आएगा। वही तो सोचना है कि सेम होगा कि अलग होगा, सेम होगा। अच्छा पहले तो ये बताओ कि अगर लैडर स्लिप कर रहा है तो उसका जो मोशन है वो कैसा होगा, ट्रांसलेशन होगा, रोटेशन होगा, या जनरल मोशन होगा, किस तरीके का मोशन होगा, जनरल होगा, रोटेट भी करेगा और आगे की तरफ मूव भी करेगा। क्योंकि जब ऐसे गिरेगा ना तो देखो क्या हो रहा है, रोटेट भी कर रहा है और ये जो बी पॉइंट है ये आगे की तरफ खिसक भी रहा है, यानी ऐसा मोशन हो रहा है जनरल मोशन। और हर एक जनरल मोशन किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट क्या होता है, प्योर रोटेशन में होता है। कोई भी जनरल मोशन एक ना एक पॉइंट के लिए क्या होगा, प्योर रोटेशन में होगा। तो अगर वो पॉइंट हम पता कर ले, दो वेलोसिटी दी हुई है, तो उन दोनों वेलोसिटी का रिलेशन हम निकाल सकते हैं। सारी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो ये भी जो सवाल है ना, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो हमारा पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर डालो, वो दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट विल रिप्रेजेंट व्हाट, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो कहां से पास करेगा, ये है तुम्हारा। इस पे अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो कहां से पास करेगा, इधर से। ये पॉइंट क्या हुआ तुम्हारा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इधर से पास कर रही है।
मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये जो रॉड है, इस पॉइंट के अबाउट ये जो रॉड है ये क्या करेगा, प्योर रोटेशन में होगा। आ रही है बात समझ में? प्योर रोटेशन, मान लो ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट। अब यहां से ये डिस्टेंस को मैं आर ए ले रहा हूं और इस डिस्टेंस को आर बी ले रहा हूं। तो अगर भी ए लिखना चाहोगे, भी ए की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा इंटू आर ए। वी बी कितना होगा, ओमेगा इंटू आर बी। अगर दोनों का रेशियो ले लोगे तो वी ए बाई वी बी कितने के बराबर हो जाएगा, आर ए बाई आर बी की। वी ए दिया हुआ है, वी बी निकालना है तुमको। आर ए और आर बी कैलकुलेट कर सकते हो, आर ए और आर बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। कैसे करोगे, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये 60 कर लो, या ये फिर 30 कर लो। तो जो तुम्हारा आर ए होगा इट विल बी, आर ए की वैल्यू अगर लिखना चाहोगे, आर ए विल बी एल कॉस 30 डिग्री, और आर बी कितना होगा, एल साइन 30 डिग्री। ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में ये लेंथ तो तुमको दिया हुआ है, नहीं देता सवाल में तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि लेंथ और लेंथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है इससे, और ये एंगल दिया हुआ है, ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, यहाँ पुट कर दो। तो कितना आएगा, एल कॉस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई एल साइन 30 डिग्री, बातें नहीं। सो वीबी जी होगा, वीबी कितना होगा बता दो, वी ए, हाँ वी ए tan 30, और यहां से आएगा 10/√3 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्या हो गया, हो गया, हटा दे। लिखना, वर्क एंड पावर वर्क एंड पावर फॉर रोटेटिंग बॉडी। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसका वर्क, उसके चलते वर्क कितना होगा, या फिर उस बॉडी पे वर्क कितना होगा, या फिर उसके चलते जो पावर प्रोड्यूस होगा वो कैसे निकलेगा। वर्क एंड पावर फॉर रोटेटिंग बॉडी। एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिया, काइनेटिक एनर्जी निकलना सीख गए हो ना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाँ? अरे नहीं, बस पहले रोटेशन के लिए पूछ रहे हैं, रोलिंग के नहीं पूछ रहे। रोटेशन के लिए कितना होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अभी देखना है रोटेटिंग बॉडी के लिए, अब रोलिंग डिस्कस नहीं कर रहे, रोलिंग खत्म हो गया। रोटेटिंग बॉडी के लिए वर्क कितना होगा और पावर कितना होगा। तो पहले वर्क की बात करोगे। अब देखो इसमें भी कुछ नहीं है, वर्क जब हम पहले पढ़ रहे थे तो वर्क क्या था तुम्हारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था ना। या ये कब यूज करते थे, जब फोर्स कांस्टेंट था। लिखना नहीं है, ये बस समझने के लिए है। और या फिर यूज करते थे इंटीग्रेशन, ये कब यूज करते थे, जब फोर्स वेरिएबल था। सेम चीज इधर भी होगा, जहां पे फोर्स रिप्लेस हो जाएगा किससे, टॉर्क से, और एस किससे रिप्लेस हो जाएगा, थीटा से। तो यहाँ जो वर्क होगा डब्ल्यू, इट विल बी टाउ इंटू थीटा। ये कब यूज करेंगे, व्हेन टॉर्क इज कांस्टेंट। इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, बस वही रिप्लेसमेंट हुआ, टॉर्क इधर आ गया और ये वैल्यू इधर आ गई। और अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे टाउ डी थीटा से। ये यूज करेंगे व्हेन टॉर्क इज फंक्शन ऑफ टाइम, सॉरी फंक्शन ऑफ थीटा, फंक्शन ऑफ थीटा।
नेक्स्ट पावर, पावर तुम बता दो क्या होगा। टाउ इंटू ओमेगा, ये क्या देगा, पावर देगा, कब, व्हेन टॉर्क इज कांस्टेंट। कैसे समझ में आया तुमको? पावर पहले हम ट्रांसलेशन में कितना पढ़े थे, ट्रांसलेशन में पावर होता था एफ इंटू बी, तो एफ किससे रिप्लेस होगा, टाउ से, बी किससे रिप्लेस होगा, ओमेगा से, या फिर इंटीग्रेशन टाउ डी ओमेगा, ये कब यूज करेंगे, व्हेन टॉर्क इज ओमेगा, टॉर्क इज फंक्शन ऑफ ओमेगा। प्रोसेस जो पहले कर रहे थे वही सेम होगा, टॉर्क दिया होगा तुमको, ओमेगा दिया होगा, या फिर टॉर्क दिया होगा एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा, उसको इंटीग्रेट करोगे डिफरेंट इंटरवल्स में, पावर आ जाएगा और यहां से आएगा वर्क। चलो इसी के साथ रोटेशन का समापन हुआ। नए पेज में बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखोगे, ग्रेविटेशन, थोड़ा बड़ा लिख लो, लो हेडिंग को, चैप्टर के नाम को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दो ना। स्कोर भी देख रहे हो, अरे नहीं यार, इंडिया में जगह नहीं मिल रहा तो कहीं भी जाके खेले, तुम लोग डॉक्टर बन जाओगे, भाग जाओगे इंडिया से, तो फिर चलो देखो, हिस्ट्री जो है ना ग्रेविटेशन का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो हिस्ट्री पढ़ सकते हो कहीं से भी, या थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। 3-4 साइंटिस्ट जो है इसमें पार्ट लिए थे, सबसे जो पुराने साइंटिस्ट थे वो ग्रेविटेशन के बारे में कुछ बताए थे AD 2 सेंचुरी में, और उसके बाद सबसे जो लास्ट वाला कंसेप्ट आया था, हमें न्यूटन तक ही पढ़ना है इसलिए न्यूटन तक रोकेंगे, AD 17 सेंचुरी में। तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक गया ग्रेविटेशन, जिसमें बहुत सारी और भी स्टोरीज है। किसी ने बोला कि जो पूरा यूनिवर्स है उसमें अर्थ सेंटर है, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोल दिया, सेकेंड सेंचुरी की बात है, उन्होंने बोल दिया कि अर्थ क्या है, पूरा यूनिवर्स का सेंटर है, और सारे जो प्लेनेट है, सन है, मून है, वो क्या करता है, अर्थ का गोल गोल चक्कर घुमाता है, अर्थ के गोल गोल चक्कर घूमेगा, ठीक है। फिर बाद में दूसरे साइंटिस्ट है, बाद में लगभग 5th सेंचुरी में, AD 5th सेंचुरी में साइंटिस्ट आए, इंडिया के फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम तुम जानते हो, क्या नाम था, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है, जितने भी बॉडीज है प्लैनेट्स, और प्लैनेट क्या करता है, सन के अराउंड घूमता है, और जो मून है वो किसके अराउंड घूमेगा, अर्थ के अराउंड घूमेगा। लेकिन इंडिया से है ना, इंडिया से चीजें बाहर ज्यादा जा नहीं पाती थी, एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, और यहाँ के लोग इधर उधर जाते नहीं थे, जहाँ रहते थे वहीं पे मस्त अपना जीवन यापन करते थे, उनको अपने से ही खुशी मिलती थी। बाहर के जो लोग थे ना, इधर उधर घूमते रहते, जैसे वो कोलंबस को देख लो, वास्को डिगामा को देख लो, इंडिया खोज दिया, अमेरिका खोज दिया, यहाँ के लोग क्या ढूंढे, कुछ नहीं, कहीं जाते ही नहीं थे। क्या था, क्या नहीं, नहीं वास्को डिगामा इसके लिए थोड़े आया था, स्पाइसेस के लिए नहीं आया था, उसको क्या जरूरत थी खाने की पीने की, वो तो बेचारा अपनी पत्नी से परेशान हो गया आया था, हाँ कि चलो घूम लेते हैं थोड़ा सा, एक ही जगह पे रह के परेशान हो गए। जो वर्क वो जो आए थे ना, मतलब ट्रेडिंग करने वाले, मेन वो जो स्पाइसेस वाले सीन है वो बहुत बाद का, पहले वाले जो लोग रहते थे वो वैसे ही घूमते रहते थे, मतलब नई नई प्लेसेस खोजते रहते थे, कि एक जगह रह गए, उनको वंडरर बोला जाता था। क्या बोलते थे, वंडरर। मूवी भी सीरीज वोरीज देखोगे तो पता चल जाएगा, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, ठीक। तो ये जो था इनका कुछ गैर सही चीज बताए थे, लेकिन ज्यादा दूर तक गया नहीं, आसपास में ही रह गया, इंडिया में ही रह गया। अभी हम बोलते हैं अरे बाप रे, ये जो आर्यभट्ट थे तो बहुत पहले ही बता दिए थे, हम अब पढ़ रहे हैं। और न्यूटन कब बताया, 17th सेंचुरी में। फॉलो हम वही कर रहे हैं, लेकिन ये वाला विलुप्त हो गया,
ठीक, फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, जस्ट इससे पहले आए थे, उन्होंने अपने मतलब गुरुजी का चुरा लिया। ठीक है ना, गुरुजी जो बातें कर रहे थे ना, उसको क्या करा उसने, चुरा लिया। गुरुजी नहीं बता पाए, चेले ने बता दिया। फेमस नाम है, बहुत ही फेमस है वो ग्रेविटेशन दुनिया में, जिसका नाम है केपलर। केपलर का प्लेनेटरी लॉ पढ़े होंगे। ठीक है, तो टाइको ब्राहे करके उसके गुरुजी थे जो कुछ कुछ उसको पढ़ाते थे। तो टाइको ब्राहे अपना नाम बड़ा नहीं फेमस नहीं कर पाया। उनका जो चेला आया बोला कि भैया हम देना चाहते हैं 3 प्लेनेटरी मोशन, जो फेमस हुआ। बाद में उसको न्यूटन ने प्रूव भी करा कि जो वो चीजें बोले हैं वो क्या है, सत्य है। हाँ, करेक्ट है, सत्य है। अब देखो यहाँ तक 17वीं सेंचुरी तक, मतलब जो भी तुम्हारे ब्राहे साहब थे या फिर उनके जो चेला थे केपलर साहब, उन्होंने फोर्स सोर्स के बारे में कुछ नहीं बताया, ये मोशन क्यों हो रहा है। उन्होंने बोला अरे यार भगवान के सारे पे कुछ चल रहा है। हाँ, गोल गोल दुनिया घूम रही है, हो रहा होगा कुछ हमें नहीं पता, लेकिन घूम रही है, हमारा रीडिंग है, हमारा ऑब्जर्वेशन है। और इस तरीके के ऑब्जर्वेशन को हम इंपेरिकल बोलते हैं। इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जो आगे वाला आदमी आकर के अगर सही प्रिडिक्शन कर दे रहे या सही चीजें बता दे रहे तो लोग उसको मानने लगते हैं, पुरानी वाली चीजों क्या करते हैं, भूल जाते हैं। कब तक ये होता है, जब तक तुम्हारे पास कोई फैक्चुअल जैसे मैथमेटिकल डेटा ना आ जाए। मैथमेटिकल डेटा किसने दिया, न्यूटन ने। कब, 17वीं सेंचुरी में। अगे न्यूटन ने जो खुलासे किए हैं वो क्या थे, धमाकेदार थे। आता था, बम फोड़ देता था, फिर सो जाता था। छुट्टी हुआ उसका, तुम लोग छुट्टी में क्या करते हो, तुम लोग छुट्टी में आजकल क्या करते हो, सेल्फी लेते हो, स्ट्रीक फॉलो करते हो स्नैपचैट पे या फिर फेसबुक पे। उसके जमाने में बेचारा नहीं था यार मोबाइल वोबाइल, बहुत ही परेशान था। एक तो प्लेग उलेग हुआ था, छुट्टी में घर में बैठा हुआ था 23 साल की उम्र में, फिर उसको क्या दिखा, एप्पल दिखा। वो कहानी है, उसको दिखा एप्पल जो जमीन की तरफ आ रहा था। ठीक है, अब उसके पीछे पड़ गया वो कि कुछ खाने वाने को है नहीं, एप्पल था, ये भी टपक रहा है नीचे की तरफ। सारी चीजें नीचे की तरफ गिर रही है, तो क्यों गिर रही है। बस बहुत सारे कैलकुलेशन करने के बाद उसको कुछ कुछ पता चला, जिसके बाद उसने बताया कि जो भी बातें नहीं, जो भी तुम्हारा मून का एक्सेलेरेशन है और जो एप्पल का एक्सेलरेशन है, ये जो वैल्यू है, ये जो एक्सेलरेशन है ये डिपेंड करता है मून का डिस्टेंस, यानी आर ऑफ मून डिवाइडेड बाई आर एप्पल फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ के स्क्वायर पे। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करा उसने, हमें डिस्टेंस पता था मून और किसके बीच में, मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस पता है, और साथ ही साथ टाइम पीरियड पता है। टाइम पीरियड तो लोग पहले से ही पता करके रखते थे कि गोल गोल घूम रहा है, 28 दिन में पूरा करता है। रेड और जो डिस्टेंस है वो फिर बाद में निकाला गया पैरलैक्स मेथड करके, कि पैरलैक्स मेथड की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी दो प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो वो पता था, वहां से एक्सेलरेशन पता चला किसका, मून का। और ये एप्पल तो पास में ही है, उसको गिरा के उसका एक्सेलरेशन रीड कर लिया। इन दोनों में उसको क्या रिलेशन मिला, कि जो भी रिलेशन है, सॉरी ये मैंने उल्टा लिखा, इनवर्स रिलेशन आएगा, इसको उल्टा कर दो, एप्पल ऊपर और मून नीचे, तभी तुम्हें क्या पता चलेगा, इनवर्स रिलेशन। ठीक, यहां से उसने बताया। अब एक्सेलेरेशन के बारे में पता चल जाएगा तो फोर्स के बारे में पता चल जाएगा। तो फिर फोर्स के बारे में होता है, बताया कि जो फोर्स है ना, वो डिस्टेंस के क्या होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पहले एक्सेलेरेशन का कैलकुलेशन, फिर किसका कैलकुलेशन, फोर्स का, क्योंकि अगर एक्सेलेरेशन है तो फोर्स भी होगा। और फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। जो भी मतलब बॉडी है, प्लेनेटरी बॉडी है, उसके टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा था। तो उसने अपना फेमस जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, जिसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, वो दिया। और उसके बाद था तो सब कुछ तुम जानते हो, 8 9 क्लास में हल्का फुल्का पढ़े होगे, उससे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो लिखना नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग लिख लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पॉइंट वाइज लिखना। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पहला पॉइंट लिखेंगे, एवरी टू ऑब्जेक्ट, पहला पॉइंट, एवरी टू ऑब्जेक्ट, एवरी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, every two objects in the universe attract each other, attract each other, attract each other by a force, attract each other by a force known as
known as force of gravitation, known as force of gravitation. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का पहला जो पॉइंट होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स है जिनमें मास है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. पॉइंट नंबर 2 लिखोगे, force of attraction, force of attraction, force of attraction between, force of attraction between any 2 point bodies, force of attraction between any 2 point masses भी लिख सकते हो, any 2 point bodies और masses ब्रैकेट में कर देना, masses is inversely proportional to, is inversely proportional to, is inversely proportional to, inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them, square of distance between them, and directly proportional to, and directly proportional to product of, directly proportional to product of masses of, product of masses of two bodies, masses of two bodies. Point number 3 लिखना, this force of attraction, this force of attraction, this force of attraction acts along, this force of attraction acts along the line joining, acts along the line joining, acts along the line joining the center of, joining the center of two masses. ठीक है, ये न्यूटन ने बताया. और अगर पॉइंट 2 से देखोगे तो अगर हमारे पास दो मासेस है, एक m1 और एक दूसरा m2, इसके बीच का डिस्टेंस अगर r ले रहे हैं तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. फोर्स जो यहाँ पे लग रहा होगा दैट फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है. और दूसरी बात क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस. एक मास m1 दूसरा मास m2, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, m1 इंटू m2. जब इन दोनों को एक साथ कंबाइन करोगे तो क्या दिखेगा तुमको, जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर. और अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं. f बराबर हो जाएगा g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. तो अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए तुमको, कहां से निकलेगा, इस फॉर्मूला से, वेयर g इज, वेयर g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. जी की वैल्यू कितनी होती है, कितना, -11. तो लिख सकते हो एंड जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11. यूनिट बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर.
लिखना इसके नीचे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, हाँ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, independent of medium between, it is independent of medium between two masses, it is independent of medium between two masses. मास के बीच में एयर रखो या फिर दूसरा मास रख दो, वाटर लाके रख दो, केरोसिन लाके रख दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जी की वैल्यू हर जगह क्या होगी, इनवर्स में कहीं भी सेम ही होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। अगर ये चेंज नहीं कर रहा है मीडियम पे, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जो पूरा फोर्स है उसमें मास तो मीडियम पे डिपेंड करता है नहीं, ये मास और ये डिस्टेंस तो मीडियम पे डिपेंड करेगा ही नहीं, यानी ये जो पूरा फोर्स है वो भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो उसमें लिखना देयरफॉर, देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्सेस, therefore gravitational forces, therefore gravitational forces also independent of medium, also independent of medium. अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, अभी तो हमने मैग्नीट्यूड देख लिया, मैग्नीट्यूड पता चल गया तुमको, और फोर्स के बारे में नेचर पता है तुमको, नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव, और साथ ही साथ ये जो फोर्स है ये किसके अलाउंग लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग, हाँ, लाइन ज्वाइनिंग द टू, लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज, ठीक है। अब देखो ये एक मास था, ये दूसरा मास था, इसको ज्वाइन किससे करेंगे, यानी जो भी तुम्हारा फोर्स होगा इस लाइन के अलोंग लगेगा, जो भी फोर्स है वो इस लाइन के अलोंग लगेगा, ये मास 1, ये मास 2, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये मास है और ये मास इसको खींचेगा और ये मास इसको खींचेगा। तो अगर इसको खींचना है इधर की तरफ, अट्रैक्शन करवाना है, तो इस पे फोर्स किधर लगना चाहिए, इस डायरेक्शन में। तो इस पे हम फोर्स दिखा रहे हैं एफ वेक्टर, F12, F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1 बाई 2 या ड्यू टू 2। सिमिलरली अगर इस पे फोर्स दिखाओगे तो इट विल बी F21, F21 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन, अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है F12 का मैग्नीट्यूड बराबर किसके होगा, F21 के, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये एक तरीके से इन सबको सिस्टम लोगे तो ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा, और इंटरनल फोर्स क्या करता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। यानी इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम है, क्योंकि जितना फोर्स है ये इसको खींचेगा उतना ही फोर्स है ये इसको खींच रहा होगा। तो F12 का मैग्नीट्यूड F21 का मैग्नीट्यूड सेम है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, जस्ट अभी मैंने बताया G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। साथ ही साथ अगर वेक्टर फॉर्म का रिलेशन देखोगे तो F12 वेक्टर जो है इट विल बी नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर, F12 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। यानी ये कैसे वेक्टर है, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स है, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। इस बॉडी पे अगर देखोगे तो फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में, इस मास पे अगर फोर्स देखोगे तो किधर लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसलिए F12 इज इक्वल टू माइनस F21। क्लियर है। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे, अभी ये जो चीज है मैंने किस में लिखा है, ये लिखा है मैंने मैग्नीट्यूड है स्केलर फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में डायरेक्टली बताना चाहते हो तो F12 कैन बी रिटन एज Gm1 m2 डिवाइडेड बाई R क्यूब R12 वेक्टर। कैसे लिख पा रहे हैं, F12 को क्या लिख रहे हैं, Gm1 m2 डिवाइडेड बाई R क्यूब, और ऊपर क्या लिख रहे हैं, R21 वेक्टर। ठीक है, अब R21 वेक्टर क्या है तुम्हारा, सॉरी R12 वेक्टर, R12 वेक्टर क्या है, हाँ ये जो वेक्टर है ये वेक्टर है, समझना, हाँ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ
पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट 2 with respect to 1, या इसको लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, ये जो r12 वेक्टर है इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, मैं डायरेक्शन शो कर दे रहा हूँ, ये तुम्हारा r12 वेक्टर का डायरेक्शन है। r12 वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, और ये जो डायरेक्शन है ये किसका होगा, r21 वेक्टर का। इधर वाला डायरेक्शन किसका है, r21 का। ऊपर वाला डायरेक्शन किसका है, r12 का। r12 टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट मास 2, इसलिए इसको क्या लिखे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट 2, इस ऑब्जेक्ट का, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। और अगर इस उल्टा लिखना है तो f21 अगर तुमको कैलकुलेट करना है तो इट विल बी gm1m2 डिवाइडेड बाई r³ r21। और अगर वेक्टर का इंफॉर्मेशन तुमसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे, ये बता रहा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये क्या बता रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। नीचे वाला भी लिख दो, वो जैसे लिखा हो ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब तुम लोग को कुछ समझ में आ रहा है, आ रहा है सच में, तुम लोग बताओ, तुम लोग को तो पढ़े हुए ऐसे ही समझ में आना चाहिए। ऑनलाइन वाले को आवाज आ रही है, 1 2 नहीं, वो तो नेमिंग है बस, नेमिंग कहने का मतलब है, हाँ मास 1, फोर्स मास 1 पे 2 के चलते हैं। 1 है जिस पे फोर्स लग रहा है, 2 है जो फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ऑन मास 1 इस पे किसके चलते हैं, 2 के चलते हैं, 1 पे, इसलिए उसको क्या लिख रहे हैं, F12 लिख रहे हैं। r³ हाँ वही बताने वाले हैं, वही इधर देखने आए थे, कोई पूछा नहीं, अभी जाएंगे वापस बताएंगे। नीचे क्यूब क्यों आ रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई करें ना, ऊपर एक ये जो वैल्यू है, हाँ कैप लगाने से अगर रखोगे, कैप लगाने का मतलब यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते तो फिर मल्टीप्लाई ये नीचे r³ नहीं करना पड़ता। समझो इसको कैसे लिख रहे हैं, ये जो टर्म है ना gm1m2 समझना, डिवाइडेड बाई r³ जो लिखा है ना, ये जो वेक्टर है, वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, और इस r12 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, r के बराबर। मैग्नीट्यूड r के बराबर क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट, इन दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस था, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितने के बराबर होगा, r के बराबर। साथ ही साथ इसका डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन होगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, जिसको हम r1 कैप, r12 कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है तुम्हारा यूनिट वेक्टर। ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो अगर देखोगे यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा अभी, r², जो पहले r² था वही रहा, ये पूरा मैग्नीट्यूड हो गया। और ये जो टर्म है, यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना, क्योंकि यूनिट वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, उसको किसी में मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या देगा, डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, तो हमने इसमें मल्टीप्लाई करके क्या करा, डायरेक्शन निकाल लिया। और नीचे क्यूब होने का मतलब होता है ये पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर के पास अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड था वो r के बराबर था, इसलिए ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई करा, तो वो r इसको सप्लाई होगा कि ये पूरा टर्म किस में चेंज हो गया, r12 वेक्टर में चेंज हो गया, और नीचे तुम्हारा क्या आ गया, r³ आ गया। ये वेक्टर में समझाए थे, ऐसा वेक्टर जब पढ़ा रहे थे तो यूनिट वेक्टर से वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताए थे। सिमिलर चीज इधर भी करे हुए हैं। अब दो मासेस के बारे में उसने बता दिया कि दो मासेस है तो एक दूसरे पे कितने फोर्स लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन कितना होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो सारी चीजें उसने एक्सप्लेन कर दी। फिर अगर सोचो
कि एक मास के आसपास 5-6 मासेस रखनी है, ठीक है। क्या डिपेंडेंट है? हाँ? नहीं सुन समझ में आ रहा है जो पाथ डिपेंडेंट, फोर्स पाथ डिपेंडेंट, पाथ पे चल कहाँ रहा है, वो तो रुका हुआ है। हाँ अगर चलता तो आर चेंज होता, अगर मोशन हो रहा होता तो आर चेंज होता ना, फिर फोर्स की वैल्यू चेंज होती। क्या बता रहे थे, क्या स्टार्ट करने वाले थे? हाँ ज्यादा मासेस हो, 3 मासेस नहीं, 2 से ज्यादा मासेस हो, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो फिर फोर्स कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्या यूज करना होता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो ये बस नाम डरावना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ होता नहीं, इसका मतलब होता है वेक्टर एडिशन। क्या मतलब होता है? वेक्टर एडिशन। ऐसे बता दिया कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बच्चे डर जाते हैं, कुछ नया बताएंगे, कुछ नया नहीं है। ये क्या है? वेक्टर एडिशन है। किसका? फोर्सेस का। जैसे अगर एक बॉडी यहाँ पे रखा हुआ था, एक दूसरा बॉडी यहाँ पे रखोगे, तो ये बॉडी इसको पुल करेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा ना। तो अगर ये बॉडी 1 है तो इसके चलते एक फोर्स लगा F1, कहां पे? इस बॉडी पे। अगर मैं इस बॉडी को हटा करके एक दूसरा बॉडी यहां पे रखता, तब ये बॉडी इसको पुल करता अपनी तरफ, इधर की तरफ F2 से। ये 2 है। अगर इन दोनों को मैं साथ में रख दूं, अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों को एक साथ अगर उठा के रख दूं तो ये भी फोर्स लगेगा और ये भी फोर्स लगेगा, दोनों एक साथ लगेगा। तब तुमसे पूछे कि बताओ इस पे नेट फोर्स कितना है, तो क्या करोगे? इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लोगे। सिमिलरली अगर इधर बॉडी रख दे, इधर बॉडी रख दे, इधर बहुत सारा बॉडी रख दे, और तुमसे पूछे कि बताओ इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? इसके चलते फोर्स निकालेंगे इस पे, फिर इसके चलते फोर्स निकालेंगे इस पे, इसके चलते फोर्स निकालेंगे, और सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इसी प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपर पोजिशन क्या है तुम्हारा? वेक्टर एडिशन है। समझ में आ रही है बात? तो लिखना। नेम ऐसा क्यों दिया? नेम एक इसका जो देने का कारण था ना, इसको सिंपली वेक्टर एडिशन क्यों नहीं बोलते थे, क्योंकि होता क्या था कि जब एक फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो दूसरे बॉडी को हम क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि वो बॉडी रखा हुआ है नहीं, मतलब इस फोर्स पे इस बॉडी का फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं है। आ रही बात समझ में? ये जो फोर्स है ना, जब ये फोर्स कैलकुलेट करोगे, F1 कैलकुलेट करोगे, तो भूल जाओगे ये सारी मासेस है। सिमिलरली अगर F2 कैलकुलेट करोगे तो बस ये इसको याद रखोगे, इसको और इसको क्या करोगे? भूल जाओगे। इसलिए एक तरीके से इसको बोला गया कि सारे फोर्सेस को हम सुपर इंपोज कर रहे हैं, सारे फोर्सेस को क्या कर रहे हैं? सुपर इंपोज कर रहे हैं, इंडिविजुअली कैलकुलेट करके। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा तुम्हारा? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पड़ा। तो लिखना सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में लिखना, if more than two masses, if more than two masses, if more than two masses are placed in the vicinity of each other, are placed in the vicinity of are placed in the vicinity of each other. विसिनिटी का मतलब होता है कि ऐसे जगह पे रखा होगा कि एक दूसरे इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उन उन सारे मासेस में क्या हो रहा होगा? इंटरैक्शन हो रहा होगा। आर प्लेस इन द विसिनिटी ऑफ ईच अदर, देन नेट फोर्स, acting on the net force acting on any of one mass, acting on any of one mass, any of one mass is equal to vector sum of is equal to vector sum of is equal to vector sum of forces, vector sum of forces acting on this body, vector forces acting on this body due to
ड्यू टू each masses due to each masses individually हर एक मास का फोर्स पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे, और जब इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे होंगे तो दूसरे मास को भूल जाएंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसे पूछ देता है, समझो एक सवाल पूछा था, नीट का ही प्रॉब्लम है कि बोल दिया था एक मास रखा हुआ है और एक दूसरा मास रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F, मान लो इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। हमने ले जाकर के एक तीसरा मास यहाँ रख दिया, ये 1 2, तीसरा मास यहाँ रख दिया, तो तुमसे पूछा था बताओ कि 1 और 2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। वो नेट फोर्स तुमसे नहीं पूछ रहा था, वो क्या पूछ रहा था कि क्या इन दोनों के बीच में जो फोर्स है इस मास के रखने के चलते कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। नेट फोर्स पे फर्क पड़ेगा, नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा तुमको, फिर वेक्टर एडिशन करेंगे, लेकिन ये इन दोनों में जो पहले से फोर्स लग रहा था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैग्नीट्यूड सेम का सेम ही रहेगा। ठीक, इसलिए तो इसका नाम क्या है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है। इसमें भी गलती हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने गलती करा था, कोई बोल के आया था कि हाँ होगा, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था क्यों नहीं होगा, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो गलती क्या कर रहे थे कि टिक करके आए थे कि हाँ चेंज होगा। इंडिविजुअल फोर्स कभी चेंज नहीं होगा, अगल बगल में कितनी मासेस भी ला करके रख दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। डायग्राम बना लो एक छोटा सा, जो ये डायग्राम प्लॉट करा था, ये मास M है तुम्हारा, इधर हमने M1 रखा, M2 रखा, M3, इधर रखा MN। तो ये जो लाइन है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसके अलोंग क्या लगेगा, F2, इसके अलोंग क्या लगेगा, F1, इधर के अलोंग F3, और इधर के अलोंग लगेगा F4 या Fn। सो नेट फोर्स जब निकालोगे F net, it will be simply sum of F1 plus F2, और वेक्टर सम है तो डायरेक्शन का भी ध्यान देंगे, F3 अप टू Fn। सवाल करेंगे, लिखना। आउट हुआ कोई, अच्छा अब दूसरा भी देखने लगे, पूरा क्रिकेट देख लोगे क्या ऑल ओवर वर्ल्ड का, हो गया, थोड़ा जल्दी लिखो, लिख लिए, कहाँ लिखे F, हाँ लिख लो, नहीं लिखे हो तो लिख लो, हड़बड़ी नहीं है। वन नहीं, अच्छा इस नेमिंग से कंफ्यूज हो गया, F1 2 का मतलब, हाँ बोलो बोलो, हाँ देखो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगेगा, तभी एक दूसरे को अटैक कर रहे हो, ठीक है। नहीं नहीं डबल कैसे हो जाएगा, ये वाला सही है लेकिन टोटल फोर्स नहीं होगा ना डबल, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, नेट फोर्स 0 है, सिस्टम पे नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना है, इंडिविजुअल बॉडी पे अगर फोर्स निकालोगे तो इंडिविजुअल बॉडी पे एक इस पे कितना फोर्स लग रहा है और इस पे कितना फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, Gm1 m2 by r स्क्वायर। अगर दोनों को एक साथ सिस्टम कंसीडर कर लोगे ना तो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, 0 है, वो 2G, हाँ 2 0 हो गया, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। हाँ बोलो, क्या क्या क्या, तेज बोलो ना, थोड़ा सुनाई नहीं दे। M1 M2 क्या, अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा, नहीं हमें चाहिए इस पे जो फोर्स लग रहा है वो,
हम इन सारे मासेस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है अभी हमें उससे मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि एक पार्टिकल जो कैपिटल एम जिसका मास है ना, उस पे ये जो चार मासेस रखी हैं वो कितना फोर्स लगा रही हैं। तो ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो लिखे हैं, ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो लिखे हैं। अगर इसको सिस्टम लेंगे ना, इसको सिस्टम लेंगे, तब इन सबके चलते जो फोर्सेस इस पे लगेगा तब कंसीडर करेंगे। समझ में आ गई बात? अभी हम फोर्स किस पे देख रहे हैं? एक ही डायरेक्शन। कैसे प्लस हो जाएगा भाई? कैसे फोर्स प्लस हो जाएगा? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ तो हम तुमको हाँ नजदीक आओगे, नजदीक सुनो, नजदीक आओगे ठीक है, लेकिन तुम पे मैं जो फोर्स लगाऊंगा वो कितना लगाऊंगा? नहीं सुनो सुनो, वो सब छोड़ दो, उसको भूल जाओ। तुम हमको खींच रहे हो, मैं तुमको खींच रहा हूँ, तो मैं जो तुम पे फोर्स लगाऊंगा वो काउंट करोगे, या जो तुम अपने फोर्स लगा रहे हो वो भी काउंट कर लोगे? तभी तो हम नजदीक आएगा ना। अरे तो तभी नजदीक आएंगे, वो समझ रहे हैं, लेकिन तुम मेरी तरफ मेरे फोर्स के चलते आ रहे हो या अपने फोर्स के चलते जा रहे हो? दोनों के लिए आएंगे। नहीं आ रहे हो, दोनों के चलते नहीं आओगे, क्योंकि तुम अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते। अगर तुम मेरी तरफ आ रहे हो तो क्यों आओगे? क्योंकि मेरे फोर्स के चलते। समझ में आ रही है बात? अभी बेसिक लुल है तुम्हारा। बेसिक मतलब कहने का ये है कि जो 2m पूछ रहे हो ना, वो मेरे से एक 8वां क्लास का बच्चा पूछ रहा था कि सर 2m क्यों नहीं होता। अब उसको वेक्टर के टर्म में नहीं समझा सकते हैं, 8 क्लास में वेक्टर पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। तो उसको कैसे समझाते कि अगर दीवार को थप्पड़ मारोगे तो कितने थप्पड़ काउंट होगा? दीवार को अगर थप्पड़ मारोगे तो दीवार तुमको भी मारेगा, तो तुम क्या काउंट करोगे? दीवार पे 1 थप्पड़ या 2 थप्पड़? 1 थप्पड़ ना, क्योंकि एक तुमको लग रहा है और एक दीवार पे लग रहा है, अपोजिट बॉडी पे लग रहा है। जब भी ये चीज कंसीडर करोगे ना, तो ये ध्यान में रखो कि जो फोर्सेस लग रही हैं वो अलग अलग बॉडीज पे लग रही हैं। तुम्हारा क्या हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, सवाल लिखना लिखना 3 मासेस, 3 आइडेंटिकल मासेस, 3 आइडेंटिकल मासेस, 3 identical masses are placed, 3 identical masses are placed on the corners of an equilateral triangle, on the corners of an equilateral triangle. equilateral समझते हो? हाँ, equilateral triangle ऐसा triangle जिसके सारे sides क्या हो? सेम हो, equilateral triangles. then find net force acting on, then find net force acting on each mass, net force acting on each mass. साइड जो है वो कितना? a के बराबर है। सारे जो मासेस है उसकी वैल्यू कितनी है? कितना? हाँ तो कॉपी पे करो, हवा में नहीं, कॉपी पे। हाँ f का वैल्यू कितना होगा वो लिख दो। √3 a की वैल्यू कितनी रखोगे? a का वैल्यू, अरे a कुछ रखोगे ना, मतलब जैसे एक फोर्स का तो मतलब 60 डिग्री के दोनों का वेक्टर एडिशन। तुम लोग को वेक्टर आता है? वेक्टर एडिशन जो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला वो आता है? अभी यहां तक समझ में आया? हाँ तुमको नहीं आ रहा है? अच्छा समझ में आया, तब फिर तुमको स्टार्टिंग से पढ़ना होगा। 8 क्लास में 9 क्लास में ग्रेविटेशन पढ़े ही नहीं हो? पढ़े हो ना? थोड़ा सा पढ़ाया जाता है ना ग्रेविटेशन के बारे में, जिसमें न्यूटन का लॉ बताया जाता है, केप्लर्स लॉ पढ़ाया जाता है, ग्रेविटेशन फील्ड थोड़ा थोड़ा बताया जाता है। हाँ नहीं बताया जाता है यार, मैं पढ़ाता हूँ यार, मुझे पता हो। आपके साथ बिहार में है क्या? नहीं वेस्ट बंगाल, अरे मैं बिहार के बच्चों को पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं यही के बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर बोल रहा।
हो गया, चलो इधर समझते हैं। तो पूछ रहा है कि सब पे जो फोर्स लगेगा ना वो कितना होगा, या तो इस पे कैलकुलेट कर लो, या तो इस पे कैलकुलेट कर लो, या फिर इस पे कैलकुलेट कर लो। कह रहा है कि ईच मासेस पे जो फोर्स लगेगा वो हमें बताना है। तो किसी एक को सिस्टम कंसीडर कर लेंगे और देख लेंगे कि उस पे कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमें हर मास पे कितना फोर्स लगेगा। क्या कर दे, हाँ चल तुम्हारा फेवरेट टॉप ही ले लेंगे, ठीक है। टॉप इसका फेवरेट है इसलिए टॉप ले रहा हूं। ये कोई नहीं बोला सर ये ले लो या ये ले लो। अब देखो इस पे जो फोर्स है, समझो इस पे जो फोर्स है इस मास के चलते किधर लगेगा, ऊपर नहीं, इधर की तरफ, क्योंकि अट्रैक्शन होगा ना। ये मास जो है इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कौन से लाइन के लॉन्ग, लाइन ज्वाइनिंग टू मासेस, तो इधर की तरफ कितने से, एफ फोर्स से। क्लियर। अब उसके बाद ये जो मास है ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अपनी तरफ। अपनी तरफ मतलब इधर की तरफ करेगा। और कोई फोर्सेस इस पे लगेगा, क्या ये अपने चलते खुद पे फोर्स लगा सकता है, नहीं लगाएगा। इसके इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस मास के चलते लगेगा और इस मास के चलते लगेगा। तो इस मास के चलते और इस मास के चलते जो मैग्नीट्यूड आएगा ना दैट विल बी सेम, क्योंकि मासेस क्या है, आइडेंटिकल है, और साथ ही साथ उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। तो अगर बस मैग्नीट्यूड का बात करोगे, एफ की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, इट विल बी जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कितना होगा, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड होगा, इसके बीच का एंगल बताओ कितना होगा, एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ऐसे दो वेक्टर को ऐड करना है जिनके बीच का एंगल कितना है। तो तुम्हें रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है कि रिजल्टेंट कितना होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। जब भी रिजल्टेंट निकालना होता है, दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं, ए और बी वेक्टर को ऐड करते हैं जिसके बीच का एंगल कितना हो, थीटा हो, तो रिजल्टेंट इस फॉर्मूला से निकलता है। तो यहाँ पे जो दोनों वेक्टर है ना वो कितने हैं, एफ के बराबर ही है। तो एफ नेट अगर लिखोगे, एफ नेट कितना होगा, रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2f, एफ इंटू एफ फिर से कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर कॉस 60 डिग्री होगा। अरे बाद में रख लेना, वो जो जीएम स्क्वायर लिख रहे हो ना वो बाद में लिख लो, पहले यहाँ से कैलकुलेशन करके जो टर्म आएगा वो निकाल लो। अब देखो यही पता नहीं होगा ना, ये वाला चीज अगर नहीं पता है तो फिर वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। कितना आएगा, डायरेक्ट आंसर बोल लो कितना आ रहा है, या चलो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा किसी किसी को दिक्कत हो रहा है उसको कर देना। एफ स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, कॉस 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, एफ बाहर निकलेगा, सॉरी एफ बाहर निकलेगा, कॉस 60 कितना होता है, हाफ। तो देखो यहां से एक हाफ आएगा और यहाँ पे हाफ 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर बचेगा 1 + 1 + 1 यानी √3f, और अब f की वैल्यू रख दो, इट विल बी √3g m² डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो किसी भी फोर्स पे जो, किसी भी मास पे जो फोर्स लग रहा होगा, किसी भी मास पे जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, √3gm² बाई ए स्क्वायर। अगर मास दिया रहता, ए दिया रहता, तो तुम एग्जैक्ट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते थे। किसी कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़े। लिखना, a rod of mass capital M, क्वेश्चन है ये भी, a rod of mass capital M is placed, a rod of mass capital M is placed near a point mass, near a point mass small m, near a point mass small m, as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure, then find gravitational force acting between them, then find gravitational force acting between them.
कैसे करे हो? हाँ, सेंटर ऑफ मास की जरूरत कब पड़ती है हमें? सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ती है ट्रांसलेशन मोशन को पढ़ने के लिए। क्या यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है? अब देखो, जिसने भी सॉल्व करा ना, इसको कैसे सॉल्व कर दिया है? क्या करा है कि यहाँ पे ये जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास ले लिया। सेंटर ऑफ मास कितना कितना दूरी पे होगा? यहाँ से l/2 पे। टोटल डिस्टेंस कर लिया a + l/2 स्क्वायर और फॉर्मूला डायरेक्टली पुट कर दिया। अगर ऐसा होता ना तो फिर दुनिया में एक चीज नहीं होती जिसको बोलते हैं हम कैलकुलस। अगर ऐसा हो रहा होता तो फिर कैलकुलस ही क्या होता, दुनिया से गायब होता। जो न्यूटन ने इतना मेहनत करा ना कैलकुलस के लिए, डिफरेंशिएशन दिया, इंटीग्रेशन दिया, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता, दुनिया से विलुप्त होता। ठीक, तो पहले उसके पास ग्रेविटेशन आया, ग्रेविटेशन के बाद पूरा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आया, कैलकुलस आया। क्यों? क्योंकि जो कंसेप्ट तुम यूज कर रहे हो ना वो एक्चुअली में होता नहीं है। क्या नहीं होता? अब देखो, सेंटर ऑफ मास की जरूरत हमें कब पड़ी थी? जब हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे। और क्या रहता ना कि बहुत सारे मासेस अगर मूव कर रही है तो हमें सारे मासेस का जरूरत नहीं था। हम क्या कर रहे थे, उसका सेंटर ऑफ मास निकाल देते, फिर उससे जो फोर्स आता था वो क्या कर लेते थे, उस पे जो फोर्स लगता था या उसका जो वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता था वो कैलकुलेट कर लेते थे। अब इसमें वैसा नहीं कर सकते हो। समझो क्यों? क्यों जो पिछला क्वेश्चन मैंने कराया उसमें तुमने क्यों नहीं निकाला सेंटर ऑफ मास? ये जो पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया इसमें सेंटर ऑफ मास निकाले क्यों नहीं करा? मान लेते कि इस पे जो फोर्स निकालना है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा तो यहाँ रख दिए और फोर्स निकाल लिया। ऐसे कर सकते थे? नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे नहीं कर सकते तो इधर क्यों करोगे? देखो ये जो चीज है ना, ये क्यों कैसे समझोगे कि छोटा 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 मासेस अरेंज करके रखूंगा। रॉड जो बना है वो कैसे बना हुआ है? छोटे छोटे। क्योंकि न्यूटन ने जो इक्वेशन दिया ना, न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया उसमें ध्यान से देखोगे तो बोला गया है ये जो फॉर्मूला है Gm1m2, इसमें जो मासेस है ये कैसे मासेस है? पॉइंट मासेस है। क्या ये पॉइंट मास है? तो अपने मन से इसको पॉइंट मास बना दोगे? नहीं बनाएंगे। अगर बना देते तो फिर कौन गायब हो जाता है? कैलकुलस गायब हो जाता। नहीं बनाएंगे पॉइंट मास। तो सॉल्व कैसे करेंगे? अरे भैया ये मिल के बना है ना बहुत सारे पॉइंट मासेस से। ये किससे मिल के बना है? बहुत सारे पॉइंट मासेस से। यानी फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलिमेंट लेना पड़ेगा। एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, उस एलिमेंट से कितना फोर्स लगेगा वो निकालेंगे, और अगर उस एलिमेंट से फोर्स निकल गया, इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल फोर्स निकल गया। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ? तो कभी भी इसको सेंटर ऑफ मास मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे अगर तुमको एक्सटेंडेड बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो। अब ट्राई करो। देखने दो कितना। अपने मन से कुछ ले लो, XL या XY कुछ भी ले सकते हो, उसको फिर चेंज करना पड़ेगा। क्या कर रहे हो ये सब? अरे एक बार इसे काट दोगे ना तो भी पता चलेगा कि हाँ काटा हुआ है। उसको पूरा रंग दे रहे हो आप। M² नहीं होगा यार, M² कैसे होगा? M×M² नहीं होगा। चलो बता रहे हैं कैसे करना। देखो समझो कैसे करेंगे। यहां से x डिस्टेंस इधर जाकर के, यहां से x डिस्टेंस इधर जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, और ये जो एलिमेंट होगा ये
कैसा होगा, पॉइंट मास होगा डीएम। अब क्या कर सकते हो ना, इस डीएम और इस एम के बीच में फोर्स निकाल सकते हो। ये जो एलिमेंट तुमने काटा है इसके बीच का और इसमें फोर्स निकाल सकते हो, क्योंकि अब ये दोनों कैसे मासेस है, पॉइंट मासेस है। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन एम एंड डीएम कितना होगा, ये होगा समझना। डीएफ से मैं इसको लिखूंगा, इट विल बी जी एम डी एम डिवाइडेड बाई, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, बीच का डिस्टेंस ए प्लस एक्स लिए है ना, ए प्लस एक्स, तो ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब कोई ऐसा नहीं कर देगा एम और डीएम को मल्टीप्लाई करके डीएम स्क्वायर लिख देगा। ये डीएम क्या है तुम्हारा, एलिमेंट का मास है, तो कोई मल्टीप्लाई कर देगा इसको, सर ये तो डीएम स्क्वायर हो गया। ये एलिमेंट के चलते जो फोर्स आएगा वो हुआ, लेकिन हमें एलिमेंट के चलते नहीं निकालना है, किसके चलते निकालना है, पूरे रॉड के चलते निकालना है। अब इस पूरे रॉड पे बहुत सारे एलिमेंट काट सकते हो, यहाँ पे एलिमेंट काट सकते हो, यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो जब अलग अलग पॉइंट पे एलिमेंट काटोगे तो कौन वेरी करेगा, एक्स वेरी करेगा। ये जो एक्स है ये क्या करेगा, वेरी करेगा। तो पहले डीएम का मान निकाल, डीएम कितना होगा वो कैलकुलेट कर लो। डीएम विल बी एम बाई एल इंटू डी एक्स, ये dx लेंथ का, हमने x डिस्टेंस पे जाकर के dx लेंथ का एक एलिमेंट का आता है जिसका वेट कितना, जिसका मास कितना है, dm है, और dm की वैल्यू कितनी होगी, इसके बारे में बताया तुम लोग को कैसे एलिमेंट का लेंथ निकाला जाता है, लीनियर मास डेंसिटी से। तो लीनियर मास डेंसिटी निकालोगे, लीनियर मास डेंसिटी इज टोटल मास अपॉन लेंथ, तो ये लीनियर डेंसिटी। फिर इस एलिमेंट का लेंथ हमने कितना लिया हुआ है, dx लिया हुआ है, तो dx से मल्टीप्लाई कर दो, dm आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर df लिखोगे तो इट विल बी g स्मॉल m कैपिटल M बाई एल dx डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स होल स्क्वायर। वेरिएबल कौन है यहाँ पे, कौन वेरी करेगा, x वेरी करेगा, इसलिए x के टर्म में इंटीग्रेशन होगा। तो नेट फोर्स निकालोगे, नेट फोर्स बिटवीन रॉड एंड मास m, एफ नेट जो होगा कितना होगा, इंटीग्रेशन df, और इंटीग्रेशन df की जगह g कैपिटल में स्मॉल m डिवाइडेड बाई l a प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। अब तुम्हें लिमिट की जरूरत पड़ेगी, लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, लिमिट रखेंगे 0 to l, क्योंकि अगर यहाँ पे एलिमेंट काटते तो x की वैल्यू कितनी होती, कोई अगर यहाँ पे एलिमेंट काट लेता तो x की वैल्यू कितनी होती, यहाँ पे अगर एलिमेंट काटता तो l। तो फिर जो इंटीग्रेशन करेंगे इट विल बी फ्रॉम 0 टू l, स्मॉल l है तो सब जगह स्मॉल m लिखा करो। अब जो जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, f नेट विल बी हाउ मच, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई l, बाहर कर लो, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा dx डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स होल स्क्वायर। इंटीग्रेट कर पाओगे इसको, तुम लोग तो खाली छाप रहे हो ना, ये सब तो नहीं समझ में आ रहा होगा, आ रहा है समझ में, कोई ना, ये ऐसे अभी 11th के लेवल का है भी नहीं। अब इस बैच में पढ़ोगे तो ये सब थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ये सारी जो चीजें है जो तुम्हारे काम की नहीं अभी 11th पे, वो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। हाँ वो कैसा है, एक्सप्लेन कर रही है अभी, रुक जाओ। चल नहीं हो पा रहा है इंटीग्रेशन, परेशान मत होना, इन लोगों से हो जाना चाहिए, ड्रॉपर जो बैच है इनसे होना चाहिए ये इंटीग्रेशन, बहुत ही सिंपल है। जीएमएम डिवाइडेड बाई एल इंटू, चलो वो थोड़ा समझा देते हैं, किसी को दिक्कत है कि वो जो डीएम का मास है वो कितना है। देखो एलिमेंट काटा, यहां से एक्स डिस्टेंस पे जा करके डीएक्स लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट काटे हो, ठीक है, समझ लो। तो इस डीएक्स का मास होगा कुछ, वो मास हमने कितना माना है, डीएम। अब डीएम की जो वैल्यू वो कितनी होगी समझना, यहाँ पे अगर लेंथ एल है तो मास कितना है, एम यूनिटी मेथड जानते हो ना,
अगर लेंथ एल दिया हुआ है तो मास कितना है? अगर लेंथ 1 मीटर होता तो मास कितना होता? m/l। लेकिन लेंथ कितना काटा हमने? dx का। तो dx लेंथ अगर होता तो वैल्यू कितनी हो जाती? m/l इंटू dx। और ये किसके बराबर है? dm के बराबर। आप समझ गए? चलो इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, क्योंकि x का अगर कोफिशिएंट होता तो हमें सोचना होता। x का कुछ कोफिशिएंट नहीं है। इसको जब इंटीग्रेट करोगे ऐसे इसको लिख सकते हो दूसरे तरीके से। इसको मैं अलग इधर लिख रहा हूं, dx बाई ये जो a प्लस इसका स्क्वायर है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन a प्लस एक्स माइनस 2 dx लिख सकते हो। अब ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है, इसमें क्या होता है? पावर में 1 ऐड होता है। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है? जो भी पावर होता है उसमें 1 ऐड होता है। तो जब 1 ऐड करोगे इट विल बी a प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1। और चूंकि लिमिट जो है, लिमिट कहां से कहां तक है? 0 टू l। तो 0 टू l लिमिट अगर पुट करोगे तो देख लो वैल्यू कितना आ रहा है। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो पहले l पुट करोगे इट विल बी a प्लस l माइनस 1 माइनस a प्लस 0 माइनस 1। और इधर से ये वैल्यू कॉमन कर लो, यहां से आएगा -1 बाहर। ये जो टर्म है -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -1, तो वो बाहर आ जाएगा। इधर तुम्हारे पास क्या बचेगा? इसको अगर -1 को अंदर लोगे तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा, रोटेट हो जाएगा ना। ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ माइनस दिखेगा, तो इट विल बी 1/a। इस इनवर्स को क्या लिख सकते हो? ये जो a इनवर्स है उसको 1/a लिख सकते हो, और -1/a प्लस l। अगेन यहाँ पे जो इनवर्स है उसको 1 के टर्म में लिख सकते हो। सिंपल सा मैथमेटिक्स, ज्यादा कुछ है नहीं। क्योंकि अगर किसी भी टर्म का पावर -1 होता है उसको कैसे लिख सकते हैं? 1 दैट टर्म। तो लिख ले इसको सिंप्लीफाई करोगे इट विल कम एज a प्लस एल माइनस a डिवाइडेड बाई a इंटू ए प्लस एल। सो सिंप्लीफाई करोगे a चला गया, l डिवाइडेड बाई a इंटू ए प्लस एल बचा। लेकिन अगर इधर देखोगे तो एक नीचे l है, यानी इस पूरे टर्म के जगह पे, इस पूरे टर्म के जगह पे हम क्या रिप्लेस कर दें? ये वाला वैल्यू। ये जो पूरा यहाँ टर्म है उसको हमने कहा सिंप्लीफाई करा? इधर सिंप्लीफाई करा है। इस पूरे टर्म की जो वैल्यू है कितनी आ रही है? ये आ रही है। सो एफ नेट जो होगा इट विल बी जी कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m इंटू एल डिवाइडेड बाई a प्लस एल इंटू ए। एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन देखते ही आधे लोगों का तो माथा चकरा गया होगा, इसमें तो इंटीग्रेशन है सर। और हम कौन से स्टूडेंट है? हमें नीट के स्टूडेंट। तो हमारा मैथ क्या होता है? वीक होता है। अब ऐसे इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाओगे तो डॉक्टर बनना भूल ही जाओ। क्योंकि अब सरकार को तो नहीं बोल सकते हो ना कि फिजिक्स हटा दो, बोल सकते हो? फिजिक्स हटा देगा तो रखेगा उसकी जगह पे, कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है। तो मतलब बस 2 ही पेपर के एग्जाम ले ले, फिर तो फिजिक्स वाले टीचर गरीब हो जाएंगे यार, कोई काम ही नहीं बचेगा उनके पास। दुकान खोलना पड़ेगा पकोड़े का। पकोड़ा खाने आओगे? एसी एसी बंद करके रखो क्या? चालू कर दो 1-2 मिनट के लिए। और तो कुछ सवाल नहीं है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक लिख लो। 1 मिनट रुक जाओ, कोई सवाल होता तो देखते हैं। एक सवाल है लेकिन उसको एसएचएम पढ़ने के बाद बताएंगे, वो ग्रेविटेशन से रिलेटेड ही है और एसएचएम वाला भी है उसमें। तो ग्रेविटेशन जब एसएचएम पढ़ा देंगे तब पढ़ाएंगे। लिखना नेक्स्ट हेडिंग, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड
ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है समझेंगे। लिखना है इसके नीचे, लिखो स्पेस, स्पेस अराउंड अ मास, space around a mass, space around a mass where 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 another mass where another mass experiences where another mass experiences gravitational attraction, where another mass experiences gravitational attraction, is called gravitational field, is called gravitational field, is called gravitational field, full stop. For a given mass, for a given mass, for a given mass, gravitational field, for a given mass, gravitational field extends up to infinity, extends up to infinity. देखो इसका मतलब क्या है, ये अभी बता रहे हैं बस ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या मतलब है। जैसे ये मास है एक, अब इसके आसपास कोई दूसरा मास रखोगे तो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा इसको, इस पे फोर्स लगेगा ना। तो अगर ये जो रीजन है ना, इस रीजन में ला करके हम रख रहे हैं एक दूसरा मास, तो उस पे फोर्स लगने लग रहा है, अट्रैक्शन आ रहा है, तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। अब ये रीजन कहां तक जाएगा, इनफिनिटी तक। इन्फिनिटी कहने क्या मतलब है कि अगर इसका रेडियस आर है ना, तो अगर मान लो ये डिस्टेंस देखोगे, ये डिस्टेंस डी, जहां तक तुम्हें फोर्स फील हो रहा है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल फोर्स फील हो रहा है, तो ये जो आर और डी है ना, इसमें रिलेशन क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है, डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। मतलब ये जो डिस्टेंस है इस आर के कंपैरिजन में क्या है, बहुत बड़ा। अरे बात समझ में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि बोलते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इट एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। जो भी इन्फिनिटी वाला टर्म होता है ना, वो रिलेटिव होता है, किसके टर्म में बात कर रहे हो। अरे बात समझ में, ये चीज पहले भी बताया कि जो भी तुम्हारा थीटी है उसके लिए ये जो लेंथ है क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तुम्हारे लिए लेंथ जो होगा क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो ये इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि कभी खत्म ही नहीं होगा, खत्म होगा किसी पॉइंट पे, लेकिन अगर इस रेडियस के रेस्पेक्ट में देखोगे ना, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, कहीं ना कहीं तो खत्म होता है ना, तो खत्म होता है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि इसको बोलेंगे अब टू इन्फिनिटी एक्सटेंड कर रहा है। बोलने का क्या मतलब है कि जो अर्थ का रेडियस है आर, उसके रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है ना, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म होता है अर्थ का, वो क्या है, बहुत ज्यादा है। फिर क्या टर्म यूज करते हैं उसके लिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर अ गिवन मास एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी। आगे बात समझ में। अब बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का, तो लिखना फोर्स, फोर्स, फोर्स एक्टिंग, force acting on a unit point mass, force acting on a unit point mass, force acting on a unit point mass at a given point, at a given point, at a given point in a given, in a given gravitational fold, in a given gravitational field, in a given gravitational field is known as, is known as, is known as gravitational field strength, is known as gravitational field strength of that point, gravitational field strength of that point. It is also known as,
It is also known as gravitational field intensity. It is also known as gravitational field intensity. Intensity. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जैसा होता है ना, उसी तरीके का टर्म। अब समझो, मान लो कि ये जो रीजन है इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस स्पेस में क्या है तुम्हारा, किसी दूसरे मास का ग्रेविटेशनल फील्ड है। वहां पे ले जाकर के हमने क्या करा, एक पॉइंट मास रखा जिसका मास कितना है, 1 kg है। यूनिट मास का क्या मतलब है, जो भी पॉइंट मास हम ले रहे हैं उसका मास कितना है, 1 kg है। उसको ले जाकर के हमने कहा रखा, ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा। और ग्रेविटेशनल फील्ड में रखने का क्या मतलब होता है कि ये जो है, ये जो मास है, इस पे फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। कौन लगाएगा, जिस मास का ये फील्ड है, ठीक है ना। किसी और मास का फील्ड था, उसमें ले जाकर के हमने किसको रखा है, इस यूनिट मास को रखा है। तो इस यूनिट मास को रखते इस पे फोर्स लगने लगेगा। अभी जो इस पे फोर्स लग रहा होगा ना, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक तरीके से क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास को क्या बोलोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब जो फील्ड आ रहा है वो किसके चलते है, इस मास के चलते हैं, नहीं, किसी और मास का है। तो अलग अलग मासेस के चलते कितना फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर पॉइंट मास ले रहे हो, पॉइंट मास अपने चारों तरफ क्या करेगा, फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड बना करके रखेगा। तो अलग अलग पॉइंट पे उसके चलते ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा। अगर रिंग रखे हो तो रिंग अपना क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड बना करके रखेगा। तो उसमें हर एक पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट मास रखोगे, तो फिर फोर्स जो लगेगा, दैट फोर्स विल रिप्रेजेंट व्हाट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ, तो लिखना, यूनिट लिखो, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बाय डेफिनेशन बता सकते हो कि यूनिट क्या होगा, जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द यूनिट, न्यूटन पर केजी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखोगे, ये है क्या, फोर्स पर यूनिट मास। ये होता है ना, डेफिनेशन को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे, एक लाइन में बोले, मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्म में बोले, तो ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी क्या है, फोर्स ऑन अ यूनिट मास या फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर यूनिट, न्यूटन केजी से डिवाइड कर दोगे तो यहां से जो यूनिट आएगा, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, या एस आई यूनिट लिख दो। एस आई यूनिट कितना होगा, न्यूटन पर केजी। और न्यूटन पर केजी जो है, ये किसी और चीज का भी एक्सीलरेशन होता है। किसका, एक्सीलरेशन का। ये किसका यूनिट है, एक्सीलरेशन का। कि अगर तुम देखोगे F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ए कितना होता है, F बाई न्यूटन। ये क्या है, केजी। यानी एक्सीलरेशन के डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में भी इसको चेंज कर सकते हो। तो अगर कभी कभी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट तुमको किस में दे दिया, एक्सीलरेशन के यूनिट में दे दिया, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो एक्चुअली क्या है तुम्हारा, इसी से तो आएगा वो। तो और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता है ऑलमोस्ट। अगर इस चैप्टर में यूज करोगे तो ये ज्यादा यूज होगा, ये जो टर्म है ये क्या होगा, ज्यादा यूज होगा। लेकिन इसका यूनिट इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि न्यूटन को कन्वर्ट करोगे केजी, केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अलग अलग मासेस के लिए हम देखेंगे उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग लिखो। कितना बजे तक क्लास होता है तुम्हारा, 5 तो बज गया है ना। चलो फिर चिल करो, हम भी करते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। डाउट हो आगे पूछ सकते हो, और जिसको नहीं समझ में आया वो भी आप बाहर आके मिल सकते हैं।
Ignore me, no.